हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्रीजोन यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेंद्र सुथार अपने एक सब्जेक्ट के साथ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के साथ अभी कृषि पर्यवेक्षक के 842 पद जो मुख्यतः हैं अपने, उसके अलावा टीएसपी एरिया के भी 40 पद हैं। तो इसके अलावा जेट, आईसीआर, बीएचयू, इन सभी की क्लासेज में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। तो इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सुपरवाइजर में, जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में जितने भी सब्जेक्ट्स लगते हैं आपके, उन सभी का अपने क्या है अध्ययन इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की। क्या होता है इसके अंदर, किस किस के अंदर इसको विभाजित किया गया, कैसे ये सब्जेक्ट बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी है यह मुख्यतः 3 शाखाओं से मिलकर बना है। इसमें पहली शाखा अपने अध्ययन करेंगे वो होगी डीटी यानी डेयरी टेक्नोलॉजी। दूसरी शाखा का बात करें अपने तो वो होगी अपने एलपीएम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। और तीसरी शाखा की बात करें तो वो शाखा होगी अपनी वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस इन तीनों शाखाओं को मिलाकर जो एक मेन शाखा बनती है या ब्रांच बनती है उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी कहते हैं। सबसे पहले अपने थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि डीटी क्या है, डेयरी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर क्या अपने करते हैं। तो डीटी के अंदर एक ही बात आपको माइंड में रखना है कि दूध जब अपने निकाल लेते हैं पशुओं से तो उसके बाद में उसका कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से उससे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उन सभी का जो अध्ययन करेंगे वो अपने डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि दूध से भारत में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक निर्मित होता है, तो दूध से सबसे ज्यादा पदार्थ है वो घी निर्मित होता है। कुल दूध का 28% क्या बनता है, घी बनता है। इसी प्रकार अपने बात करेंगे दही कर्ड का, यानी इसका क्या संगठन रहता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे पनीर का, उसका क्या संगठन रहता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे दूध के संगठन का, दूध संगठन का। इस सभी से रिलेटेड जो स्टडी करेंगे वो अपने किसके अंदर करेंगे, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की दूसरी ब्रांच की। दूसरी ब्रांच में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट यानी पशुओं का प्रबंधन करना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे पशुओं की जाति की, यानी कौन कौन सी जातियां हैं जो अपने डेयरी के अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी है। इसके बाद में दूसरी बात करेंगे अपने नस्लों की, यानी कोई इंसान या व्यक्ति एक डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको कौन कौन सी नस्लें रखनी है, कितने अनुपात में रखनी है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। वो करेंगे अपने एलपीएम के अंदर। तीसरी बात करें तो पशुओं के पोषण की, यानी उनको कितना चारा चाहिए, कितना दाना चाहिए, उनके शरीर भार के आधार पर, तो इन सभी का अध्ययन करेंगे, वो करेंगे अपने एलपीएम में। इसके अलावा पशुओं के आवास की, यानी उनको रहने के लिए कितना आवास चाहिए, इन सभी का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत अपने करेंगे। लास्ट जो ब्रांच रहती है तीसरी वो रहती है अपनी वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस में क्या रहता है कि पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, उन रोग को किस प्रकार से अपने नियंत्रण करना है, क्या उनके लक्षण है, तो इन सभी का अध्ययन वेटरनरी साइंस के अंदर करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि एक रोग होता है मुख्यतः भेड़ के अंदर, कौन सा, एंथ्रेक्स। अब ये जो एंथ्रेक्स रोग है इसके बारे में पीछे भी सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था। तो एंथ्रेक्स में क्या होता है कि यह एक जीवाणु से रोग होता है, किससे, जीवाणु से रोग होता है। और मुख्यतः किस में होता है ये, मुख्यतः यह भेड़ यानी शीप के अंदर होता है। इस रोग में क्या होता है कि ये एकमात्र ऐसा रोग है जो पशुओं से किस में फैलता है, मनुष्य में फैलता है। यानी कि इस रोग के जीवाणु भेड़ की ऊन में पाए जाते हैं, ऊन की कटाई की जाती है यानी शेयरिंग की जाती है, और उसको कहां पे भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में क्या होता है कि उस ऊन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यानी क्लोथ्स बनाते हैं। तो उस समय जो जीवाणु होते हैं वो हवा से उड़ के जो वहां पे मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके शरीर में अंदर चले जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि यह एकमात्र ऐसा रोग है जो पशुओं से किस में फैलता है, मनुष्य में फैलता है। अब एक ऐसी नस्ल है जो इसके प्रति प्रतिरोधी है, मतलब उस नस्ल में यह रोग नहीं होता। वह नस्ल कौन सी है, मेरिनो, स्पेन की है। इस नस्ल में एंथ्रेक्स रोग नहीं होता।
ठीक है, तो इस रोग में पिछली बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा रोग है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, वो रोग होता है एंथ्रेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाहरी चमड़ी है उसमें क्या करते हैं, जीवाणु अटैक करते हैं, उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं। ठीक है, चीरा मारने पे काले रंग का बदबूदार रक्त निकलता है। ठीक है, इसीलिए अंदरूनी डैमेज कुछ नहीं होता एनिमल का, बाहरी जो त्वचा है वो गल जाती है, फिर क्या है, पशु की मृत्यु हो जाती है और उसको क्या कर देते हैं, जमीन के अंदर दफना देते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः एंथ्रेक्स रोग के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद में एक आपने रोग और सुना होगा, दुग्ध जवर। दुग्ध जवर यह मुख्यतः होता है दुधारू पशुओं में, यानी जो ज्यादा दूध देते हैं उनमें ये दुग्ध जवर रोग होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, हाइपोकैल्शियम की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है कि यह एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पशु का तापक्रम क्या रहता है, कम रहता है, ठंडा रहता है, यानी 98 डिग्री फारेनहाइट रहता है। और जितने भी रोग है सभी में क्या होगा, तापक्रम पशुओं का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लगभग 106 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ जाता है। लेकिन दुग्ध जवर जो कैल्शियम की कमी से होता है दुधारू पशुओं में, उसमें क्या होता है, तापक्रम इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। कितने? 98 डिग्री फारेनहाइट, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो सामान्य पशु है उसके शरीर के तापक्रम से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इन तीन चीजों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो इन तीन चीजों को मिला के जो एक साइंस या ब्रांच अपने कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं, तो बनती है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। अब बात करते हैं सबसे पहले डेयरी, यानी डेयरी के अंदर क्या क्या होता है, किस बारे में अपने अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं अपने। आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेके। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी की, यानी डीटी की। डेयरी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं अपने दूध की स्थिति क्या है भारत में। ठीक है, विश्व में भारत की क्या है, भारत में भी राजस्थान की क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व में। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान, भारत का स्थान कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। साहब कौन सा? फर्स्ट स्थान है। कब से है फर्स्ट स्थान? सन 1998 से लेके अपने क्या है, पहला स्थान ही है। यानी पूरे विश्व में भारत की बात करें दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब जो भारत का दूध उत्पादन है वो कितना था सन 2018-19 में? अभी ये डाटा है, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपका पेपर पास में होगा आपको सारे नए डाटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा कुछ चेंज होते रहते हैं, इसीलिए नए डाटा आपको पेपर से पहले एक क्लास में दे दिए जाएंगे। 2018-19 में भारत का जो दूध उत्पादन था वो 187 मिलियन टन था। कितना था? 187 मिलियन टन। अब बात करते हैं कि भारत में प्रथम कौन है। भारत में प्रथम कौन है? तो भारत में फर्स्ट रैंक की बात करूं तो भारत में जो फर्स्ट है वो स्थान है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। यूपी का अगर बात करें 2018-19 के अंदर, तो 18-19 के अंदर दूध उत्पादन था वो लगभग 30 मिलियन टन था। कितना था? 30 मिलियन टन था। अब इंपॉर्टेंट रहेगा अपने सुपरवाइजर की दृष्टि से और जेट की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान का कौन सा स्थान है दूध उत्पादन में? वो है जी सेकंड स्थान है। किसका? राजस्थान का। राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। वर्ष 2018 से 19 की बात करें तो राजस्थान में 23 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था जी। ठीक है, तो स्थिति साफ है। विश्व में भारत फर्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। अब एक बात करते हैं अपने ICMR, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने बोल दिया कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन कितना, यानी कितना दूध है वो एक मनुष्य को चाहिए कि जिसे वह स्वस्थ रहे। यानी उन्होंने हर चीज का मापदंड दे दिया। जैसे 475 ग्राम अनाज चाहिए, 300 ग्राम सब्जियां चाहिए, 120 ग्राम अपने जो है फ्रूट्स वगैरह वो चाहिए। तो ICMR ने बोल दिया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 280 ग्राम दूध चाहिए। यानी पर डे है ना, पर कैपिटल एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 280 ग्राम दूध मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब स्थिति देखते हैं अपने, मिलना तो 280 ग्राम चाहिए लेकिन मिल कितना रहा है। अब बात करता हूं मैं 187 मिलियन टन की। तो 187 मिलियन टन की बात करूं तो अभी भारत की जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो 394 ग्राम पर डे पर कैपिटल या व्यक्ति है जी। कितनी है? पर डे पर
व्यक्ति। कितनी? 394 ग्राम। मिलनी तो 280 ग्राम चाहिए स्वस्थ के लिए, लेकिन मिल तो ज्यादा रहा है। भारत की एवरेज निकाले तो कितना? 394 ग्राम। अब अगर भारत में 394 ग्राम है तो वो स्टेट कौन सी है जिसमें ज्यादा मिल रहा है? या फिर अपने राजस्थान का देखेंगे, फिर राजस्थान में कितना कुछ मिल रहा है। अब मैं बात करता हूं कि वो 3 स्टेट या राज्य जो क्या है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, उसके बाद में बात करेंगे अपने सेकंड स्थान पे कौन सा है, उसके बाद में बात करेंगे अपने थर्ड स्थान पे कौन सा है। फर्स्ट की बात करूं मैं तो पहले स्थान पे है जी पंजाब। पंजाब में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सर्वाधिक है। कितनी है? 1181 ग्राम। 1181 ग्राम पर डे पर कैपिटल, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब बात करते हैं सेकंड रैंक पे है साहब हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा की बात करूं मैं तो 1087 ग्राम, 1087 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। तीसरी बात करते हैं अपने राजस्थान की, जो अपनी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में दुग्ध उपलब्धता की बात करूं तो वो है जी 870 ग्राम पर डे पर व्यक्ति। तो ये क्या है? दुग्ध उपलब्धता है, यानी इतना दूध मिल रहा है। जिसकी किस्मत अच्छी है उनको तो इससे ज्यादा भी मिल रहा होगा, और किस्मत बुरी है तो हो सकता है उनको 2 ग्राम भी नहीं मिल रहा होगा। तो वो तो कर्मों पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये कि अपने बेसिक जो डाटा थे। अब बात करते हैं अपने कुछ बेसिक चीज की। अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाते हैं? राष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करूंगा मैं, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस बनाया जाता है जी 1 जून को। अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जून को। और राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कौन सा बनाया जाएगा? राष्ट्रीय दूध दिवस। अब देखो जी, जो राष्ट्रीय दूध दिवस है वो किसकी याद में बनाया जाता है? यह बनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बर्थडे पे, या उनके जब जन्मदिन था उसके तारीख पे बनाया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब ये कौन थे, क्या थे, उसके बारे में अपने बात करते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका जनक है? श्वेत क्रांति का। ये जनक थे जी श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? वो था जी दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? दूध उत्पादन से। ये लो साहब। अब देखो यह क्रांति कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे अपने। तो इसके लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब ने क्या किया कि एक संस्था की स्थापना की। भारत में दूध में क्रांति लाने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने क्या किया? एक संस्था की स्थापना की। उसका नाम था साहब NDDB। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहां पे है? ये है जी आनंद, गुजरात में। ठीक है ना, आनंद गुजरात में। इसकी स्थापना कर दी इन्होंने। कहां पे कर दी? आनंद गुजरात में कर दी। और स्थापना की कब? सन 1965 में इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, अब इसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं कि NDDB थी जो इसने क्या किया, या इसके अंदर ऐसा क्या था जो कि श्वेत क्रांति की उत्पत्ति हुई। इसने क्या किया? इसके अंडर में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमूल नामक डेयरी की स्थापना की। किसकी? अमूल। इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना कर दी गुजरात के अंदर। किसके अंतर्गत कर दी? NDDB की बात करें तो यह शुरू की गई थी विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी NDDB।
और इसे खाद्य 168 नाम से भी जाना जाता है। बाय द वे पूछ ले कि खाद्य खाद्य 168 नाम से किस संस्था को जाना जाता है, तो अपनी थी एनडीडीबी थी। इसके अंदर क्या हुआ कि एनडीडीबी की स्थापना के बाद में अमूल डेयरी की स्थापना की। अमूल डेयरी है वो आज के समय में, आज के टाइम में सबसे सफलतम कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि जो जन सहयोग और सरकार दोनों के सहयोग से चलती है, उसे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो उसके अंदर सबसे सफलतम अगर एग्जाम्पल है वो है अमूल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नाम ले तो इफको है, वो क्या है, कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। अब इन्होंने इसकी स्थापना की, इसके माध्यम से इन्होंने एक चरण चलाया जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। अभी ऑपरेशन फ्लड का क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या है वो अपने अध्ययन अभी करते हैं। ऑपरेशन फ्लड के बारे में अभी अपनी पूरी जानकारी लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट बाद में आराम से ले लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड की बात करता हूं ना, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड में क्या था, 3 चरण यानी 3 फेज लाए गए थे, 3 चरण, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों चरणों के सन आप याद रखना, फर्स्ट कब था, सेकंड कब था और थर्ड कब था। पहला चरण था वो सन 1970 से लेके 80 तक था। दूसरा चरण था 1981 से लेके 85 तक था। और तीसरा चरण था वो 1986 से लेके 1986 से लेके कब तक था, 96 तक था। कुछ बुक्स में आपको अगर 93 मिलता है, 93 मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि 93 तक तो उसको फंड दिया गया था, लेकिन चरण चला था वो कब तक चला था, 96 तक ही चला था। इन्होंने क्या किया, 10-10 या 5-5 साल का एक चरण चलाया जिसमें विदेशी गायों को खरीदा गया, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाई गई और दूध उत्पादन में क्रांति लाई गई। सबसे ज्यादा अगर बात करें दूध उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वो होती है तीसरे चरण में, सर्वाधिक वृद्धि। कौन से चरण में, तीसरे चरण में सर्वाधिक वृद्धि तीसरे चरण के अंदर हुई थी। तो ये था ऑपरेशन फ्लड का, जो पूरा अपने कह सकते हैं कि क्या सिस्टम था, कैसे दूध की क्रांति लाई गई। इसके बाद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने डेयरी का त्रिस्तरीय ढांचा भी दे दिया, ठीक है। हर स्टेट के अंदर भाई कैसे कैसे डेयरी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, एक तो एनडीडीबी की बात की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात की थी, ठीक है, जो डेयरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपना अनुसंधान संस्थान कह दो या एक संस्था कह दो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो मुख्य अनुसंधान कह सकते हैं, जहां पे रिसर्च होता है, स्टडी भी होती है, ठीक है, वो है अपना NDRI, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी, डेयरी नहीं होता, डेयरी होता, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कर दी गई संस्थान, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं एनडीआरआई की सबसे पहले स्थापना, तो सबसे पहले स्थापना हुई थी जी 1923 के अंदर हुई थी इसकी। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, बेंगलोर के अंदर की गई थी। किस जगह, बेंगलोर। तब इसका नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट न होकर इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। लेकिन सन 1936 के अंदर इसका नाम इंपीरियल से चेंज करके क्या रख दिया गया, NDRI रख दिया गया था, ठीक है। पीछे क्वेश्चन भी पूछा था एक कि घी बनाने की पूर्ण स्तरण विधि कहां से विकसित है, तो वो थी बेंगलोर से विकसित थी। जब NDRI कहां पे स्थापित थी, बेंगलोर में थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सुपरवाइजर के अंदर। 1936 के अंदर क्या होगा, इसको NDRI नाम दे दिया गया। उसके बाद में सन 1955 में इसको स्थापित कर दिया, कहां पे, करनाल में। तो क्वेश्चन आया कि एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सन 1955 में करनाल के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं सन 1966 की। 1966 के अंदर क्या हुआ कि एनडीआरआई को आईसीएआर ने अपने अंतर्गत ले लिया, आईसीएआर ने अपने अंतर्गत ले लिया। उसके बाद में बात करता हूं मैं 1989 की, 89 की। तो इसे क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी
का दर्जा दे दिया। निम्न यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि यह बिल्कुल एक स्वतंत्र बॉडी है, अपने ही रूप में काम करेगी, इस पे खुद का ही स्वामित्व होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी डेयरी एनडीआरआई के बारे में और एनडीडीबी के बारे में। दो ही संस्थान अपने महत्वपूर्ण है अभी डेयरी के संबंध में। अब कुछ बात करेंगे अपने राजस्थान या कुछ इंपॉर्टेंट डेयरियां हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रमुख डेयरियां। कौन कौन सी प्रमुख डेयरी हैं? प्रमुख डेयरी, सबसे पहले बात करते हैं, एक डेयरी आती है पद्मा, दूसरी डेयरी की बात करते हैं सरस, तीसरी डेयरी की बात करते हैं अपने उर्मूल, चौथी डेयरी की बात करेंगे वरमूल, पांचवी डेयरी की बात करेंगे गंगमूल और छठी डेयरी होती है अपनी अमूल। ये मेनली अपने डेयरी है जो आपने देखी है, ठीक है ना। अब देखो पद्मा डेयरी है, कहां की है? अजमेर की है, और इसकी विशेषता है सबसे प्राचीन डेयरी, सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। उसके बाद दूसरी डेयरी की बात करें, सरस डेयरी कहां की है? जयपुर की है। तीसरी उर्मूल, उर्मूल है वो कहां की है? बीकानेर की, और बीकानेर में ही एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी भी है और एकमात्र मानव निर्मित दूध की भी डेयरी है। वरमूल है जोधपुर की, गंगमूल है हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ की। नेक्स्ट बात करता हूं अमूल कहां की बताई थी? गुजरात की। तो ये क्या प्रमुख डेयरियां हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां पे स्थापित है, या राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां पे है? तो वो है रानीवाड़ा जालोर। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहां पे स्थित है? सबसे बड़ी डेयरी तो वो है रानीवाड़ा, रानीवाड़ा जालोर। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने बेसिक डेयरी साइंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपने और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर करना, कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।